हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 8 प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स। ओके, इस चैप्टर पे ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, यानी कि पार्ट 1। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम बेसिकली साउंड के बारे में पढ़ेंगे और साउंड कैसे प्रोपगेट होता है। प्रोपगेट होता है मतलब कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है। ओके, इन सब चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि साउंड क्या है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी जो है, वो हमारे कानों में एक हियरिंग का सेंसेशन पैदा करता है। ओके, so sound is a form of energy which creates a sensation of hearing in our ears. Understood? तो ये है हमारा साउंड। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, कौन से बॉडीज या फिर क्या होने से साउंड का प्रोडक्शन होता है? वाइब्रेशन होने से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स प्रोड्यूस साउंड। ओके, तो अब हम ये प्रूफ करने के लिए, फिर ये समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे, जिससे ये पता चलता है कि साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडीज की वजह से होता है। ओके, तो पहला एग्जांपल है, हम एक स्ट्रिंग लेंगे। ओके, एक स्ट्रिंग लेंगे और उसे उसके दोनों एंड्स को एक जगह पे क्लैम्प कर देंगे। मीन्स एक एंड को एक जगह पे क्लैम्प करेंगे और दूसरे एंड को और एक जगह पे क्लैम्प करेंगे और ऐसे खींच के वो स्ट्रिंग को रखेंगे। फिर हम अगर उसके मिडिल में, उस स्ट्रिंग के मिडिल में वो स्ट्रिंग के मिडिल में अगर हम प्लग करते हैं तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग अप डाउन मूव करेगा, यानी कि स्ट्रिंग वाइब्रेट करेगा और इसी के साथ साथ हमें एक आवाज भी सुनाई देगा। ओके, तो इससे ये पता चल रहा है कि वो वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। अंडरस्टूड? यानी कि वाइब्रेशन की वजह से स्ट्रिंग का प्रोडक्शन होता है, साउंड का प्रोडक्शन होता है। अब ऐसा एक एग्जांपल और आप हमारे लाइफ में देखते हैं, लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, सितार, वो सब में आप देखते हैं कि बड़े बड़े स्ट्रिंग्स जो है वो लगे रहते हैं और जब ये स्ट्रिंग्स को प्लग करते हैं तब वो स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से हमें साउंड्स सुनाई देते हैं। अंडरस्टूड? तो ये एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट और भी एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, एक हम ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे। ओके, ट्यूनिंग फॉर्क कैसा होता है? ट्यूनिंग फॉर्क कुछ यू शेप का एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। ओके, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट रहता है ट्यूनिंग फॉर्क। अब हम इसे लेंगे और इसके एक एंड को एक ऐसा रबर पैड से ऐसे मारेंगे। ओके, एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसके एक एंड को ऐसे रबर पैड से हम मारेंगे तो क्या होगा, वो जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो वाइब्रेट करेगा। अब ये वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हमें पता चलने के लिए हम क्या करेंगे, ये ट्यूनिंग फॉर्क को एक टेनिस बॉल पहले से हम लटका के रखेंगे और ये ट्यूनिंग फॉर्क को वो टेनिस बॉल के पास लेके रखेंगे। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क के आर्म्स के वाइब्रेशन की वजह से वो टेनिस बॉल जो है वो मूव होना शुरू करेगा। तो इससे ये पता चल गया कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वाइब्रेट हो रहा है और इसी के साथ साथ हमें एक आवाज भी सुनाई देगा। अंडरस्टूड? तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि वो जो ट्यूनिंग फॉर्क का आर्म्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं उसी की वजह से हमें आवाज सुनाई दे रहा है। जैसे जैसे एनर्जी डिसिपेट करते जाता है वैसे वैसे हमारा वाइब्रेशंस भी कम होने लगता है और इसी की वजह से जो टेनिस बॉल का मूवमेंट है वो भी धीरे धीरे कम होता है और फाइनली स्टॉप हो जाता है, यानी कि वाइब्रेशन भी स्टॉप हो गया। अब ये वाइब्रेशन स्टॉप होने के बाद फिर हमें आवाज नहीं सुनाई देता। अंडरस्टूड? तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो वाइब्रेटिंग बॉडीज ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट और क्या एग्जांपल्स है? यस, जो और भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ड्रम्स में आप देखे होंगे एक मेम्ब्रेनस शीट लगा रहता है। मीन्स जो आउटर पार्ट में एक मेम्ब्रेनस शीट लगा रहता है, जब हम उसे बीट करते हैं तभी आवाज सुनाई देता है, इजंट इट? तो ये जो बीट करने की वजह से जो वाइब्रेशन होता है उसी की वजह से हमें आवाज सुनाई देता है। ओके, ये एक एग्जाम्पल है। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख लिए जिससे हमें ये पता
चल रहा है कि वाइब्रेशन की वजह से साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अभी मैं जो बात कर रही हूँ, तो ये जो आवाज आपको सुनाई दे रहा है, मेरा आवाज जो सुनाई दे रहा है, ये भी मेरे साउंड बॉक्स में जो वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड बॉक्स में जो वाइब्रेशन हो रहा है उसी की वजह से ये साउंड का प्रोडक्शन हो रहा है। और ये साउंड को आप सुन पा रहे हैं, ये कैसे? ये जो एयर में मीन्स आप तो अभी मुझे मोबाइल के थ्रू देख रहे हैं, इजंट इट? तो उसमें और भी वेव्स का वेव्स का डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्शन हो रहा है। बट अगर हम आमने सामने रहते हैं और मैं जो बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा होता, तो आपको कैसे सुनाई दे रहा है? मैं जो बोल रही हूँ उसके वजह से ये जो एयर है, एयर पार्टिकल्स में वाइब्रेशन होता है जो अल्टीमेटली हमारे ईयर में जाता है और ईयर के बोन्स को मीन्स उसका मैकेनिकल वेव जो है ईयर के बोन्स को वाइब्रेट करता है। और ये हमारे मीन्स ईयर में एक मीन्स ईयर से एक नर्व जुड़ा रहता है हमारे ब्रेन से, जो हमें ये सेंसेशन, ये सुनने का सेंसेशन परसीव करने को हेल्प करता है। अंडरस्टूड? तो इस प्रकार से हमें सुनाई देता है। ओके, तो अब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता चल गया कि वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सी, साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसका प्रोपेगेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचने के लिए एक मीडियम होना बहुत ही जरूरी है। ओके, एक मीडियम होना बहुत ही जरूरी है। मीडियम होने का मतलब है पार्टिकल्स होना बीच में बहुत ही जरूरी है। लाइट के जैसे नहीं है, लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। इसलिए आप जानते हैं कि जो वैक्यूम है, सन से अर्थ तक वैक्यूम है, इजंट इट? मीन्स कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, फिर भी हमें सन का लाइट जो है अर्थ तक पहुंचता है और हम देख भी पाते हैं। तो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बट उसके प्रोपेगेशन के लिए, उसके ट्रैवलिंग के लिए पार्टिकल्स की जरूरत नहीं है। बट अगर हम साउंड की बात करें, देन साउंड तभी ही सुनाई देगा जब जो बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और जो साउंड सुन रहा है, वो दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर मीडियम हो। अंडरस्टूड? अगर हम और लाइक मून में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो अगर हम मून में बात करें तो हम एक दूसरे का बात नहीं सुन सकते, क्योंकि उधर कोई मीडियम नहीं है ये साउंड के एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए। अंडरस्टूड? अब हम और एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिससे ये प्रूव होता है कि एक मटेरियल मीडियम बहुत ही रिक्वायर्ड है साउंड के प्रोपेगेशन के लिए। ओके, उसके लिए हम ऐसा एक सेटअप लेंगे। ये क्या है? ये एक बेल जार है जिसे हम इन्वर्ट करके रखे हैं, और ये बेल जार में इलेक्ट्रिकल बेल है जो एक आउटर सर्किट से जुड़ा हुआ है। ओके, अब ये है हमारा इलेक्ट्रिक बेल, ये है कॉन्ग और ये है हमारा हामर। ओके, जो राउंड चीज है उसे हम कॉन्ग कहते हैं, और ये जो छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है जो ये गॉन्ग में आके बजता है, उसे हम कहते हैं हामर। ओके, तो ये सेटअप है। ये जो इलेक्ट्रिकल बेल है वो एक आउटर सर्किट से कनेक्टेड है, और इधर हमारा एक पाइप है जो एक वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है। अब देखते हैं क्या होगा। सी, हम जब ये सर्किट को क्लोज करेंगे तब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, सर्किट क्लोज होने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बेल फंक्शन करना शुरू करेगा। ओके, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बेल फंक्शन करेगा। तो जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक बेल फंक्शन करेगा और ये जो हामर है वो गॉन्ग में बजेगा, तो जिसकी वजह से हमें आवाज सुनाई देगा। ओके, अब ये आवाज हम तक कैसे पहुंच रहा है? ये हामर गॉन्ग में बजने की वजह से वाइब्रेशंस हो रहा है। अब ये वाइब्रेशंस आसपास के जो एयर पार्टिकल्स है, आसपास के जो एयर मॉलिक्यूल्स है, उसे वाइब्रेट कर रहा है, और हमारा साउंड जो है वो प्रोपेगेट करते इतना दूर तक, यानी कि हमारे बेल जार के सरफेस तक पहुंच जाता है। फर्दर क्या होता है? ये बेल जार का जो सरफेस है वो भी वाइब्रेट करता है। ओके, फिर ये वाइब्रेशन जो है ये बेल जार के बाहर वाले एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है, और ये इस तरह से हमारे कानों तक
पहुंचता है। इस प्रोसेस से हम लोग ये जो इलेक्ट्रिक बेल का साउंड है सुन पाते हैं। अंडरस्टूड, सुन पाएंगे। बट अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैक्यूम पंप लगा देंगे। ओके, जो मैं पहले सेटअप बता रही थी उसमें वैक्यूम पंप नहीं है, बट अब हम वैक्यूम पंप लगाएंगे और उसे ऑन कर देंगे। तो हम नोटिस करेंगे कि धीरे 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 जो साउंड का इंटेंसिटी है वो फेड अवे करते जाएगा। धीरे 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 साउंड का इंटेंसिटी कमते जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर जो वैक्यूम पंप है उसका ये वैक्यूम पंप का काम क्या है? वैक्यूम पंप का काम ये है कि जो जितना भी एयर पार्टिकल्स, जितना भी एयर मॉलिक्यूल्स है ये बेल जार के अंदर, ये वैक्यूम पंप वो सबको बाहर निकाल दे और अंदर एक वैक्यूम क्रिएट कर दे। वैक्यूम का मतलब क्या है? कोई भी पार्टिकल्स नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो जैसे 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 एयर पार्टिकल्स कमते जा रहे हैं वैसे 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 साउंड का इंटेंसिटी कमते जा रहा है और एक पॉइंट आ जाएगा जब पूरा वैक्यूम हो जाएगा और हमारा सर्किट तब भी ऑन ही, मीन्स हमारा स्विच तब भी ऑन ही रहेगा। पर और हम इधर देख भी पाएंगे कि ये जो हैमर है वो गॉन्ग में बज रहा है, बट स्टिल हम आवाज नहीं सुन पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक इधर से ये बेल जार से सारा का सारा एयर पार्टिकल्स बाहर निकल गए होंगे और इधर वैक्यूम होगा, जिसके वजह से ये जो वाइब्रेट कर रहा है गॉन्ग वो अपने मैकेनिकल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा साउंड एनर्जी में। अंडरस्टूड? तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि एक मटेरियल मीडियम बहुत ही रिक्वायर्ड है साउंड के प्रोपगेशन के लिए, साउंड वेव्स के प्रोपगेशन के लिए। अब हम जानेंगे जो मटेरियल मीडियम में साउंड प्रोपगेट करेगा उसका क्या क्या रिक्विसाइट है। रिक्विसाइट मीन्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। फर्स्ट है इलास्टिक, मीन्स द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक सो दैट इस पार्टिकल, ओके, इलास्टिक का मतलब क्या है? इलास्टिक का मतलब ये है कि जो एयर जो है वो इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि जो साउंड मीन्स उसका जो पार्टिकल्स है वो अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ सकते हैं। लाइक कि इधर एक एयर पार्टिकल है वो आगे गया फिर वापस अपने पोजीशन में आ सकते हैं। तो ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए वो मटेरियल मीडियम में जो साउंड को प्रोपेगेट कर सकता है। लिसन, द मीडियम मस्ट बी इलास्टिक so that its particle may come back to their initial position after displacement on either sides. Okay, दोनों ही साइड में डिस्प्लेसमेंट के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ सके, ऐसा मीडियम होना चाहिए। That is, the particles are capable of vibrating about their mean position. Okay, क्योंकि हमारा साउंड जो है वो कैसे वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका मीन्स जो मीडियम है वो भी ऐसा ही इलास्टिक होना चाहिए ताकि वो जो मॉलिक्यूल है वो आगे गया फिर वापस आया फिर पीछे गया फिर अपने इनिशियल पोजीशन में आया, यानी कि वाइब्रेशन के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन में आने के कैपेबल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है इट मस्ट हैव इनर्शिया। अब व्हाई शुड इट मस्ट हैव इनर्शिया? सो दैट इट कैन स्टोर मैकेनिकल एनर्जी। अंडरस्टूड? क्योंकि ये मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट इज इट शुड बी फ्रिक्शनलेस, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा देन एनर्जी जो है वो डिसिपेट होते जाएगा, एनर्जी जो है वो कमते जाएगा। अंडरस्टूड? इसलिए इट शुड बी फ्रिक्शनलेस। तो इतना हम समझ गए कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव के लिए मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है और वो मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट्स दैट इज क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए। ओके, अब हम बात करेंगे प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन अ मीडियम। किस तरह से साउंड जो है एक मीडियम में प्रोपगेट करता है। मेनली दो तरीके से साउंड जो है प्रोपगेट करता है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव के जैसे और एक है ट्रांसवर्स वेव के जैसे। ओके, तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या होता है देखते हैं। सी, इधर हम एक मेटल स्ट्रिप लिए हैं। ये एक मेटल स्ट्रिप है जिसे हम एक वुडन ब्लॉक से कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मेटल स्ट्रिप को ऐसे आगे खींचेंगे। ओके, मतलब ये मेटल स्ट्रिप है देन हम उसे ऐसे आगे खींचे। अंडरस्टूड? ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, ये सपोज हमारा मेटल स्ट्रिप है, अब हम उसे ऐसे
आगे खींचे। ओके, और ये जो मेटल स्ट्रिप है पतला होगा, जिसकी वजह से अपने आप एक बार मीन्स वाइब्रेट करने के बाद वो अपने आप टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। इस तरह से पतला, इस तरह के एक मेटल स्ट्रिप को हम लिए। ओके, जो एक वुडन ब्लॉक से कनेक्टेड है। अब हम इसे आगे खींचे, मीन्स वो इधर पहुंच गया। अब क्या हुआ, जो भी एयर पार्टिकल्स इस जगह पे थे, ओके, इनिशियली मेटल स्ट्रिप ऐसा था, मीन्स इधर कुछ एयर पार्टिकल्स है, इस तरफ भी कुछ एयर पार्टिकल्स है। बट जैसे ही मैं ये मेटल स्ट्रिप को ऐसे आगे ले जाती हूँ, देन जितने भी पार्टिकल्स इधर होंगे वो सब कंप्रेस हो जाएंगे, इजंट इट? तो इसीलिए इधर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सब पास पास आ गए हैं, क्योंकि वो कंप्रेस हो गए। अंडरस्टूड? सी, ये पार्टिकल्स जो है वो कंप्रेस हो गया, क्योंकि ये इधर का एयर पार्टिकल्स को ये मेटल स्ट्रिप धक्का मार दिया एक तरीके से। ओके, तो इधर कंप्रेस हो गया। फिर क्या होगा, ये मेटल स्ट्रिप जो है आगे गया, फिर वो अपने आप पीछे आएगा। तो पीछे आने की वजह से फिर से ये इधर के जो एयर पार्टिकल्स है वो अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेंगे। पर ओके, 1 मिनट, इधर के जो एयर पार्टिकल्स थे वो अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेंगे, बट ये जो कंप्रेशन हुआ वो आगे बढ़ता जाएगा। यानी कि इस जगह पे हम देख पाएंगे कि इधर कंप्रेशन हो गया है। ओके, तो इधर कंप्रेशन हो गया। फिर इधर इनिशियल पोजीशन में आने के बाद ये मेटल स्ट्रिप फिर वापस इस तरफ जाएगा। ओके, यानी कि ये मेटल स्ट्रिप अब जाएगा इधर। अब आप देख सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन से इधर जाने की वजह से इधर बहुत ही, इस तरफ बहुत ही जगह है, स्पेस है, जिसकी वजह से जो भी एयर पार्टिकल्स इधर है वो और थोड़ा फैल के ये एरिया को भी ऑक्यूपाई कर देंगे। अंडरस्टूड? इस तरह का कुछ सीन बनता है। तो ये जो हो रहा है, एयर पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इन सबका एक नाम है। ये जो पास में आ रहे हैं ये है हमारा कंप्रेशन। अंडरस्टूड? और जब ये एयर पार्टिकल्स दूर दूर में मीन स्पेस मिलने की वजह से जब ये एयर पार्टिकल्स लाइक इधर दूर जा रहे हैं, देन इसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। व्हाट इज इट? रेयरफैक्शन। तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में हमारा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता रहता है। बट हियर इधर आप देख सकते हैं कि जो एयर पार्टिकल्स है वह बहुत ही कम मूवमेंट कर रहे हैं, या फिर वो लोग अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे हैं। जो एयर पार्टिकल्स है, सपोज इधर हमारा वाइब्रेशन हो रहा है, यानी कि इधर साउंड एनर्जी फॉर्म हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इधर का एयर पार्टिकल लेके जो सुन रहा है उसके कान तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। इधर का एयर पार्टिकल्स अपने एनर्जी ट्रांसफर किया, फिर इधर का फिर ट्रांसफर किया, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अंडरस्टूड? एंड ये जो ट्रांसफर है, दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन में है। और ये एनर्जी का ट्रांसफर कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? इसी डायरेक्शन में हो रहा है, इजंट इट? इधर कंप्रेशन हुआ, फिर थोड़ी देर बाद ये इधर का जो एनर्जी आगे बढ़ेगा, फिर इधर कंप्रेशन होगा, फिर इधर कंप्रेशन, ऐसे कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे की तरफ होगा, क्योंकि हमारा साउंड का जो डायरेक्शन है वो भी आगे की तरफ है। तो ऐसे वेव जिसमें the direction of sound and the direction of energy is same and the direction of flow of energy is same, उसे हम कहते हैं longitudinal waves. ओके, अब और एक तरह के वेव होते हैं। ओके, ये जो कंप्रेशन जो एरिया में हुआ रहता है वो एरिया में बहुत ही हाई प्रेशर एज वेल एज हाई डेंसिटी रहता है। अंडरस्टूड? क्यों हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी क्यों? क्योंकि एयर पार्टिकल्स जो है पास पास आ गए हैं, और जो एरिया में रेयरफैक्शन हुआ रहता है वो एरियाज में लो प्रेशर और लो डेंसिटी रहता है। ओके, तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव्स। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है वो हम जनरली आंखों से नहीं देख पाते, बट हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे, मीन्स देख पाएंगे। लाइक जब भी अगर हम मीन्स
एक पॉन्ड में या फिर एक वाटर सोर्स मीन्स एक पॉन्ड है, ओके लेट्स सपोज कि एक पॉन्ड है और अगर हम उसमें एक पत्थर फेंके तो क्या होगा, रिपल्स का फॉर्मेशन होगा, इजंट इट, रिपल्स का फॉर्मेशन होगा। अगर हम इधर ये जहाँ पे ये रिपल्स का फॉर्मेशन हो रहा है उधर कहीं पे एक कॉर्क डाल दें तो वो कॉर्क कभी भी आगे मूव नहीं करेगा, वो कॉर्क अपने ही पोजीशन में अप डाउन ऐसे ही मूव करते रहेगा। तो इस तरह से हम समझ पाएंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। सी, ट्रांसवर्स वेव में साउंड कुछ इस तरह से प्रोपेगेट करता है। सी, इधर हमारा कॉर्क है, ओके अब क्या होगा, ये जो है ये कॉर्क अपने ही जगह पे अप डाउन होगा, बट ये रिपल्स जो है वो आगे आगे जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। ये पार्टिकल, इधर जो भी पार्टिकल है वो खुद आगे नहीं बढ़ेगा, वो बस अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते जाएगा, जिसकी वजह से ये जो क्रेस्ट एंड ट्रॉप का फॉर्मेशन हो रहा है वो आगे बढ़ेगा। ये जो अपर मींस जो हाईएस्ट पोजीशन में जब ये पीक पहुंचता है तो इसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और ये जो लोअर पोजीशन है इसे हम ट्रॉप कहते हैं। अंडरस्टूड? तो इधर भी आप क्या देखिए कि ये जो कॉर्क है वो अप डाउन हो रहा है बट आगे नहीं बढ़ रहे, तो इसका मतलब ये क्या है, जो पार्टिकल इधर है वो भी बस अप डाउन यानी कि वाइब्रेट ही हो रहा है, बस उसका एनर्जी जो है वो ही आगे जा रहा है। ओके, तो इसे ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ये ट्रांसवर्स वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव्स में साउंड का प्रोपगेशन का डायरेक्शन कौन सा है, मींस साउंड कौन से डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, साउंड इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, इजंट इट? बट ये जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो कौन से डायरेक्शन में है? सी, अगर हम एक कॉर्क की बात करें तो पार्टिकल्स का मूवमेंट कौन से डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स is perpendicular to the direction of motion of the particles। तो इस तरह से हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स से डिफरेंट है। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम डेफिनेशन भी सुन लेंगे, जिसको सुनने के बाद फिर आपका कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ओके, सो लेट्स हियर टू द डेफिनेशन, लेट्स हियर द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। क्या है? This wave in which the particles of medium vibrate about their mean position in the direction of propagation of sound। Particles of medium ये air particles है और ये direction of propagation of sound है। वही direction में वो लोग अपने mean position में vibrate कर रहे हैं, isn't it? और transverse wave का definition क्या है एक बार देख लेते हैं। हाँ, transverse wave जो है वो हमेशा लिक्विड के सरफेस में और एयर में देखे जाते हैं। अंडरस्टूड? सॉलिड्स में ट्रांसवर्स वेव नहीं दिखता, बट लॉन्गिट्यूडिनल वेव हर तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर में देखे जा सकते हैं। ओके, सो ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन भी सुन लेते हैं। द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन in a direction perpendicular to the direction of propagation of wave। Direction of propagation of wave इस तरफ है, and the direction of the vibration of the particle is in this direction। इसीलिए क्या है, the wave in which the particles of medium vibrate about their mean position in a direction perpendicular to the direction of propagation of the wave is called the transverse wave। Okay, तो I think अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि longitudinal waves और transverse waves क्या होता है। अब देखते हैं characteristics of wave motion। पहला है, a wave is produced by the periodic disturbance at a point in the medium। ये wave कैसे फॉर्म हुआ है? एक periodic disturbance हुआ है, यानी कि जो नॉर्मल मीन्स जो भी नॉर्मल वेव है या फिर जो भी नॉर्मल स्टेट में था वो पार्टिकल में एक डिस्टरबेंस हुआ जिसकी वजह से वेव का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्या है? ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम
द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ मीडियम टू द अदर प्लेस। इधर वेव के फॉर्मेशन में आप देख पा रहे हैं कि एनर्जी बस ट्रांसफर हो रहा है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक, बट पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, बट पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि मैं अभी तक जितना भी आपको समझाई आप समझ गए होंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम बाकी जितना भी पोर्शन है इस चैप्टर से हम कवर करेंगे। सो टिल देन कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।